तो अभी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में समझिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे स्टार्टिंग है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। जिससे कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल है, दो पॉइंट मासेज है, तो उसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लिखिए, जैसे समझिए ऐसे करके, ये पहला मासेज m1 है और ये दूसरा मास m2 है, ठीक है। ये पॉइंट मासेज है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बताइए, तो r, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, दोनों पॉइंट मास होना चाहिए। ये भी पॉइंट मास, ये भी कैसा मास होना चाहिए, पॉइंट मास, और ये भी कैसा होना चाहिए, पॉइंट मास, पॉइंट मास, ठीक है ना। m1 भी और m2 भी क्या है बोले तो दो पार्टिकल्स हैं जो पॉइंट मास है हमारा। तो ये दो पार्टिकल जो पॉइंट मास है हमारा m1 और m2, तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और ये अट्रैक्टिव फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है। ये कौन कौन सी बात है ध्यान से समझिए। तो इसका पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मास, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मास इज डायरेक्टली proportional to, directly proportional, force between two point mass is directly proportional to product of charge, product of mass, product of mass and inversely proportional, inversely proportional to a square of distance, a square of distance between them, उनके बीच के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है समझिए, फिर से हम समझा दे रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा स्टार्टिंग से बेसिक पहले हम देख रहे हैं। ये क्या है, स्टेटमेंट लिखिए, इसको समझिए। पहला पॉइंट मास m1, दूसरा पॉइंट मास m2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। तो इनका स्टेटमेंट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि दोनों पॉइंट मास m1 और m2 के बीच जो फोर्स लगेगा ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और ये अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये लिखा है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये स्टेटमेंट को। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों मास का प्रोडक्ट, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बोल रहा है इसी स्टेट में दूसरा चीज, फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली, ठीक है ना। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। दोनों को कंबाइन करिए
तो क्या निकल जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टे क्या हो जाएगा बताइए तो r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो बराबर और कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कि F ये हटेगा तो दो चीज आएगा, एक बराबर और दूसरा क्या बचा, ये तो कांस्टेंट के जगह पे G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये m1 m2 जैसे था और r स्क्वायर जैसे था वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, r स्क्वायर वैसे ही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमको ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इक्वेशन बन गया, जहाँ पे G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ से G का यूनिट लेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का वैल्यू हो गया। और अगर दो पॉइंट मास के बीच हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लेंगे F इक्वल्स टू G m1 m2 दोनों मास का गुना और बट्टे बीच के दूरी का स्क्वायर। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, मतलब ये कहाँ पे वैलिड होगा कहाँ पे वैलिड नहीं होगा, उसी के लिए ये पॉइंट्स है। तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, न्यूटन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। पहला पॉइंट क्या है समझिए, ये अभी बताए थे जो कि ये अभी लिखा भी हुआ, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, बिटवीन टू पॉइंट, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मास, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो लिखेंगे ऑल इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। दूसरा लिखिए इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास के लिए ही वैलिड होगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा और वैलिड होगा किसके लिए, पॉइंट मास, मतलब मास हमारा किसी बिंदु पे होना चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, तो हम लोग करते जाते हैं। ये जो है दो पॉइंट मास के सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के तरफ लगेंगे, ठीक है ना। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग, इट ऑलवेज acts along line joining center of two point mass, line joining center of two point mass। मतलब क्या, इसको समझिए, एक बार हम समझा देते हैं फिगर के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये हमारा m1 बॉडी है और ये हमारा m2 बॉडी है, तो ये जो लगेगा इसका सेंटर और इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर मान लीजिए C1, इसका सेंटर मान लीजिए C1, तो दोनों के सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के तरफ लगेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ये लगेगा। तो ये बोलता है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट मास, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। जो पार्टिकल मीडियम में रखे गए हैं इनसे ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना।
तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज independent of medium of particle, medium of particle, पार्टिकल जिस मीडियम में रखा है उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। 4 पॉइंट। 5 पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स क्या होगा, उसका वेक्टर सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमको अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं, इफ F1, F2, F3, F4 are different forces, then